अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर चलाया है। हिम्मत है तो कहो जय चंदो, जय चंदो। मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब दे रहा हूं। आज मैं आप लोगों के दिमाग का पेच टाइट करूंगा। अगर विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया तो 3 दिन में छोड़ क्यों दिया भैया, बताइए मुझे। पूछता है भारत। इन्वेस्टिगेशन किए मैंने बहुत पहले लिखा था कि एक डिबेट शो जो है इसकी डिजाइन ओपिनियन के नाम पर ओपिनियन की हत्या की है। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाए, लिखा और वही हो रहा है। राजनीतिक दलों को ये सीधे तौर पर ये सोचना होगा कि क्या इन बहसों से देश का कोई भला होता है। सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और बताता हूँ आपको, और बताता हूँ आपको। नमस्कार, द वायर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जहरीली नफरत भरी टीवी डिबेट्स जिसने हमारे लोकतंत्र को बीमार किया, हमारे मन मस्तिष्क को बीमार किया, अब ये जहरीली टीवी डिबेट हमारी जान ले रही हैं। जी हाँ, कल एक लाइव डिबेट के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हो गई। बताया जा रहा है उनको हार्ट अटैक हुआ। 6 बजे उस डिबेट से वो फ्री हुए और उसके बाद 6:30 बजे डॉक्टर ने बताया कि जब उन तक वो पहुँचे आधे घंटे के भीतर, तब उनके अंदर बहुत कुछ बाकी नहीं था। उनका कहना था कि उनको नहीं बचाया जा सकता था क्योंकि उनको हार्ट अटैक हो चुका था। इस बात के प्रमाण भी मिल रहे हैं कि टीवी डिबेट के दौरान ही उनको एक अनकंफर्टेबल होना शुरू हुआ और अपने सीने पर हाथ रखते हुए नजर आए ऐसे वक्त में जबकि उनके ऊपर तानों की, तोहमतों की, आरोपों की बौछार हो रही थी। दूसरी पार्टी के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा उनको बताया जा रहा था कि उनके माथे पे जो लगा हुआ तिलक है या जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं वो एक अच्छे हिंदू नहीं हैं और वो जिस तरह के उनके जो शब्द उनके लिए कहे गए शायद मेरे लिए कहना भी ठीक नहीं है। मैं आपको ज़रूर वो क्लिप दिखाऊंगी, वो आखिरी क्लिप और वो आखिरी डिबेट जिसका वो हिस्सा बने। मैं अपने मुंह से इस बातें नहीं कहना चाहती क्योंकि आप यकीन जानिए कि टीवी ने हमें इतना बीमार कर दिया है, हमें इतना परेशान कर दिया है कि अब लाइव डिबेट में लोग इसको अपने दिल पर ले रहे हैं क्योंकि टीवी में जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमारे समाज को बीमार कर देने के लिए और मार देने के लिए काफ़ी है। इसीलिए लगातार द वायर पर मैं अपने कार्यक्रम के ज़रिए और बाकी कार्यक्रमों के ज़रिए भी हम लगातार ये कहते रहे हैं कि आप टीवी देखना ये तय करिए कि क्या लोकतंत्र को बीमार करने के साथ आप अपने आप को, अपने जहन को, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को भी बीमार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की एक पूरी फौज तैयार हो रही है, एक जो लिंच मॉब तैयार हो रही है, वो हो सकता है कि वो जो लिंच होने वाले लोग हों उनमें अगर शामिल ना भी हों आप, अगर आपको वो इतना प्रिविलेज है आपकी पहचान के हिसाब से, तो कम से कम आपके परिवार के लोग, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका भाई या आपकी बहन उन लोगों में ज़रूर शुमार हो जाएंगे जो लिंच कर रहे हैं। यानी अगर आपकी हत्या भी नहीं हुई है तब भी आप हत्यारे होंगे। हत्या दूसरे की हो रही है, हत्यारे आप होंगे। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये नफ़रत का जो पूरा पैमाना था अब इस हद तक आ गया है कि लोगों की जान जा रही है। अब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है मैं ये कह सकूं कि वाकई डिबेट के दौरान वो बातें सुनकर ही उनकी मौत हुई या नहीं, लेकिन इस बात के प्रमाण ज़रूर मिलते हैं कि किस तरह से पूरे हमारे समाज को ये डिबेट्स पूरी तरीके से बीमार कर रही हैं। कैसे आप तक वो सूचना जो पहुंचनी चाहिए वो तो दूर की बात है, गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है जिससे अपने फैसले आप गलत ले रहे हैं। आप अपने पड़ोसी से नफ़रत कर रहे हैं, आप अपने दोस्त से नफ़रत कर रहे हैं, आप नए दुश्मन बना रहे हैं। दोस्त तो दूर की बात है, आप नए दुश्मन बना रहे हैं। और आज मैं कुछ कड़े सवाल पूछूंगी आपसे यानी दर्शकों से, क्योंकि जो पावर है, जो ताकत है वो आपके हाथ में है कि क्या आप तय ये करेंगे कि आप ये डिबेट्स देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आने वाले कुछ मिनटों में हम बातचीत करेंगे रवीश कुमार से जो लगातार ये कहते रहे हैं कि आप टीवी बंद कर दीजिए। उनकी बातों का असर भी देखने को मिला है।
मैं लोकसभा चुनाव में जब मैं सफ़र कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी चुनाव को कवर करने के मद्देनज़र, तब मैंने देखा कि छोटे छोटे कस्बों में भी उनका ये मैसेज पहुंचा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो असर कम हो रहा है। और क्या हम ये जानने की कोशिश करें कि राजीव त्यागी की मौत के बाद क्या टीवी डिबेट का जो पूरा कल्चर है, ये पूरी संस्कृति है, क्या ये बदलेगी, क्या ये बेहतर होगी, क्या ये लोकतांत्रिक बनेगी, क्या इसमें जो दूसरी आवाज़ रखने वाले लोग हैं, जो सत्ता से सहमति नहीं रखते, क्या उनको जगह मिलेगी, क्या एक जगाने वाला मोमेंट हमारा क्षण जो है हम तक पहुंचेगा। रवीश कुमार के अलावा दो मुख्य जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके प्रवक्ताओं से भी मैं बातचीत करूंगी, डॉक्टर मनोज कुमार झा और डॉक्टर गौरव वल्लभ, दोनों से बातचीत करूंगी, आरजेडी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत दर्शकों के अलावा उन लोगों के भीतर भी है जो इसे वैधता देते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लेजिटिमाइज करते हैं। क्योंकि टीवी चैनल पर जब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स के नाम पर टीवी जाने के लिए तैयार हों या फिर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के नाम पर जा रहे हों, कहीं ना कहीं वो जो दूसरी आवाज़ मिलती है वो आवाज़ वैधता देती है इन टीवी डिबेट्स को। अगले कुछ मिनटों में ये सब आपके लिए। राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। तो उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है, उन्होंने वहां पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, सीपीआर किया और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली सीपीआर स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट तक हमने सीपीआर, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। सीपीआर देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ सीपीआर वो क्रैश कर गए। सर क्या कुछ हुआ, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर, क्या कुछ हुआ? ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में। जय चंदो, जय चंदो, मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। तो भी आपने उन डॉक्टर को सुना जिनको अटेंड किया था, राजीव त्यागी को जिन्होंने अटेंड किया था। इसके अलावा ये आपने ये देखी, ये क्लिप टीवी की छोटी क्लिप आपके लिए निकाली ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे आखिरी वक्त में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया, जिन आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चला इस पूरी डिबेट में। जाहिर है ये कोई पहली और आखिरी ऐसी डिबेट नहीं थी, लेकिन जो पूरी टीवी डिबेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं नफरत है, आक्रामकता है, एक तरह की उत्तेजना, आक्रोश, अहंकार, इसके अलावा सत्ता का पूरा गुमान, सत्ता की ताकत का वो गुरूर जो एंकर्स के अंदर नज़र आता है, दोषी निर्दोष करने को साबित करने के, यानी आप जो हैं वो जज भी हैं, आप जूरी भी हैं, आप प्रोसिक्यूटर भी हैं, आप पुलिस भी हैं और आप जर्नलिस्ट भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। यानी मैंने जो आपको तमाम ये जो बताए आपको शब्द, इसमें कोई भी पॉजिटिव इमोशन नहीं है। ये एक व्यक्ति के जीवन को, जो भी इन टीवी डिबेट्स को देख रहा है, उनके जीवन को बेहतर नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन को बदतर कर रहे हैं। इससे पहले कि रवीश कुमार से मैं बातचीत करूं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की है कि कैसे, क्या इसके बाद कुछ बदलेगा, क्या जिसे अंग्रेजी में कहें कि वाटरशेड मोमेंट आएगा कि एक व्यक्ति लाइव टेलीविजन पर उसकी जान निकल गई, क्या टीवी डिबेट इससे बदलेगी। स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से जिसने सैकड़ों की तादाद में ऐसी डिबेट्स कंडक्ट की हैं। जी हाँ, जो मेरा कार्यकाल पिछले दिनों रहा, यानी कि पिछले सालों में 20 साल की पत्रकारिता में NDTV, उसके बाद राज्यसभा टीवी और फिर द वायर पर भी मैंने अलग अलग टीवी डिबेट्स को एक होस्ट की नज़र से भी देखा है। आप यकीन जानिए कि जो स्ट्रक्चर आज नज़र आ रहा है, हमेशा ऐसा नहीं था कि टीवी की जो संस्कृति थी वो ऐसी थी। राज्यसभा टीवी की खासकर, चूँकि हाल ही के सालों में मैं वहाँ पर थी, कार्यरत थी एक एंकर की हैसियत से, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सैकड़ों की तादाद में डिबेट्स मैंने कंडक्ट की और इतने शांतिपूर्ण तरीके से, ये रिकॉर्ड मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि मेरी किसी टीवी डिबेट में आज तक अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता, जिसमें भाजपा, कांग्रेस
तमाम एक्सपर्ट्स, हर रोज एक डिबेट होती थी, अलग अलग राजनीतिक और नीतिगत जितने फैसले ले जा रहे थे उन पे बातचीत होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो लोगों के बीच बहस हुई हो, किसी ने एक दूसरे को अपशब्द कहे हों। गाली गलौज तो दूर की बात है, आज आप देखिए टीवी चैनल्स पर इस कदर माँ बहन की गालियाँ सामने आ रही हैं कि बच्चों के साथ बैठकर या कमज़ोर दिल वाले लोगों के साथ बैठकर आप इन डिबेट्स को नहीं देख सकते। कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि सीधे तौर पर ये प्रायोजित है, सीधे तौर पर ये संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से ये टीवी डिबेट्स होती हैं। अब स्ट्रक्चर आप ये देखिए कि इस पूरी टीवी डिबेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सरकार की कोई भी नीति या उसकी राजनीति वो एजेंडा सेट करती है कि बहस किस पर होगी। बहस इस पर नहीं होगी कि सरकार को क्या करना चाहिए, बल्कि सरकार जो कर रही है उस पर कैसे समर्थन जुटाया जाए, इस पर बहस होती है। तो पहले जब विषय तय हो जाता है, एक एंकर बैठता है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन करता है। इसके अलावा एक जो भगवा परिवार है उनमें से बीएचपी या आरएसएस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति बैठता है। फिर दो न्यूट्रल सो कॉल्ड न्यूट्रल लोग बैठते हैं जो भी सत्ता की जो विचारधारा है उसको समर्थन करते हैं, और ले दे के आखिर में कोई एक विपक्षी पार्टी का नेता बैठ जाता है। यानी तमाम लोग मिलकर, ये 5-7 लोग मिलकर इस एक व्यक्ति पर या दो व्यक्ति पर हमला करते हैं। इस तरह से ये बहस का स्ट्रक्चर है जिसमें किसी भी लोकतांत्रिक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। रवीश कुमार को सुन लेते हैं जो ये कह रहे हैं, जिनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या इसके बाद कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं। जो उनकी अपील थी कि टीवी बंद करिए, टीवी मत देखिए, उसका कोई असर उन्हें देखने को मिला। आरफा, आज तक के दंगल में बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से राजीव त्यागी की मौत से कुछ नहीं बदलेगा। 2016 में ही ब्लैक स्क्रीन एपिसोड में मैंने कहा था, याद कीजिए, कि ये टीवी आपको बीमार कर देगा। मैंने लोगों से अपील की कि आप न्यूज़ चैनल मत देखिए, कनेक्शन कटवा लीजिए। ये डिबेट शो आपके बच्चों को हत्यारा बना देंगे। न्यूज़ चैनलों के भीतर बाहर लिंच मॉब तैयार किया जाता है। आप उनकी भाषा देखिए, एंकरों की तेवर देखिए, ये ट्रोल आर्मी है। एक एंकर तो मुख्यमंत्री का नाम लेकर धमका रहा था। क्यों? क्योंकि उससे भी बड़ी सरकार का उसे समर्थन हासिल है। मैंने बहुत पहले लिखा था कि एक डिबेट शो जो है, इसकी डिजाइन ओपिनियन के नाम पर ओपिनियन की हत्या की है। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाएगा, लिखा और वही हो रहा है। जितने भी एंकर डिबेट शो करते हैं आरफा, आप देखिए तो कोई काम नहीं करते। एक बार एंगल ढूंढ लेते हैं, फिर गेस्ट डेस्क वाला प्रवक्ता खोजकर दे देता है। प्रवक्ता मिल जाता है तो एंकर मौज करता हुआ स्टूडियो जाता है, सीटी बजाते हुए सारा दिन ट्विटर पर निकलता है, और शाम को टीवी पर स्पेस कम करते हैं आवाज का, और बाहर लोकतंत्र की स्पेस कम कर देते हैं। रोज शाम को लोकतंत्र की हत्या का लाइव डेमो दिया जा रहा है और हत्या करते हैं। ठीक है, लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे खुशी है कि जो मुझे लगा वो मैंने कहा। अब भी कहता हूं कि देख लीजिए, टीवी की डिबेट में लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है। अफसोस होता है कि यूनिवर्सिटी के विद्वान तक इस डिबेट शो में जाकर इस मर्डर का हिस्सा बन रहे हैं। राजनीतिक दल के प्रवक्ता इस मर्डर का हिस्सा बन रहे हैं। राजीव त्यागी की मौत के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला है। जो ये समझते हैं वो अपराधी या हत्यारे की प्रवृत्ति को नहीं जानते। अब आप देखिए आरफा कि लोग धर्म के नाम, पार्टी के नाम पर गोदी मीडिया के चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं। कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि इन एंकरों ने पहले पत्रकारिता की हत्या की है। इन्हें आपके लोकतंत्र से कोई मोह नहीं है। अगली बारी आपकी है। भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है। बड़ी मेहनत लगी है इसे हासिल करने में, लेकिन अफसोस कि इसे न्यूज चैनलों के द्वारा डिबेट शो के डिजाइन से इसकी हत्या की जा रही है। कितनी बार कहूं, वही बात कहनी पड़ती है। पत्रकारिता को कहा जाता है कि कमजोर लोगों की आवाज या बेआवाज लोगों की आवाज, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल। लेकिन यहाँ बेआवाज की कोई आवाज़ नहीं है। जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा मजबूत है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। खबर नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने देखा है कि पिछले कई सालों में लगातार पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, इन्हीं का जो व्यू है, इन्हीं की जो राय है, उसी को आपको मानने के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी आप जो हैं वो प्रोडक्ट हैं जिसको बेचा जा रहा है। अब आपको प्रोडक्ट भी नहीं बेचा जा रहा, आप प्रोडक्ट हैं जिसको बेचा जा रहा है एडवर्टाइज़र को। और इस वक्त भारत में जो सबसे बड़ा एडवर्टाइज़र है वो है भारत की सरकार। यानी आप ये समझिए कि आपके जो विचार हैं, आप किस तरह से सोचेंगे, इसको टीवी नियंत्रित कर रहा है। चुनाव से लेकर नीतिगत जो फैसले हो रहे हैं वो आपको जिस तरह से सोचना है ये भी टीवी आपको बता रहा है। तो आप इसे इस तरह से देखिए कि जो पत्रकार हैं, सो कॉल्ड पत्रकार हैं, जो एंकर हैं जिनको हम कहते हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे रफाल
जो है वो फाइटर जेट्स आए हैं, तो बाकायदा वो आपको नज़र आएंगे कि अब वो रक्षा विशेषज्ञ बन गए हैं और आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये राष्ट्रवाद की पूरी लहर पूरे देश में आ जानी चाहिए। चीन अगर भारत की सरजमीन पर घुस आता है तो ये बताएंगे कि भारत ने कैसे जवाब दिया, बजाय इसके ये आपको बताएं कि 20 जो है हमारे फौजी मारे गए और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तय करें, इसके लिए आपको सूचित करने का काम करें, वो रोल प्ले करेंगे कि कैसे सरकार को बचाने के लिए पूरी तैयारी की जाए। अब राम मंदिर का आप जिक्र कर लें तो पूरी तरीके से वो चोला पहन लेंगे, वो भगवा बन जाएंगे कि सरकार का गुणगान वहाँ भी गाएंगे कि किस तरह से एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री का, उस देश के प्रधानमंत्री का जो 130 करोड़ लोग रहते हैं, जहाँ अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, कैसे ये बिल्कुल ठीक है और कैसे 700 साल या 1200 साल की गुलामी के बाद भारत अब जाग गया है। ये मैं आपको अलग अलग बातें इसलिए बता रही हूँ। और हाल ही के दिनों में आप ही देखिए कोरोना वायरस का जो पूरा फैलाव देखने को मिला, उसमें किस तरह से तबलीगी जमात के लोगों को सिर्फ इस बात से ध्यान भटकाने के लिए कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी ना आए कि आप ठीक से इसको हैंडल कर रहे हैं या नहीं, कोई ना कोई एक ऐसा तरीका चाहिए था जिसके ऊपर पूरे मामले को पूरा ठीकरा जो है फोड़ा जा सके। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रोल प्ले किया जा रहा है कि हम जो है वो हर हद तक हर बात के हम एक्सपर्ट हैं, हर नीति ठीक है, और जो भी इस नीति का विरोध करता है, सरकार का विरोध करता है, सरकार की राजनीति का विरोध करता है, वो देश का विरोध करता है। और इसीलिए मेरे जैसे लोग या रवीश कुमार जैसे लोग या आपने देखा होगा अभिसार शर्मा जैसे लोग, यानी वो कुछ बची कुछ ये आवाज़ें जो सरकार के जो फैसले हैं या उनकी राजनीति है जो हमेशा से कर रहे थे ये पत्रकार, आप इस सरकार से पहले के प्रोग्राम, उनके कार्यक्रम उठा के देखिए, मेरे कार्यक्रम उठा के देखिए कि इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे। ये पत्रकारिता 2014 के बाद से तो शुरू नहीं की है, तो वही काम करने के लिए कैसे इन लोगों को मुझे एंटी नेशनल करार दिया जाता है, दिन रात धमकियों भरे खत, मैसेजेस, ट्रोलिंग, इस सब का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक मॉब तैयार की है टीवी ने। और कुछ सवाल मैंने आपके लिए तैयार किए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल आपके पास है, ये ताकत आपके पास है, सिर्फ आप ही इस नफ़रत की आंधी को रोक सकते हैं, सिर्फ आप ही इस समाज को बीमार और बीमार मौत के इतना नज़दीक लाने से रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनोज झा को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर वल्लभ भी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता, कि क्या वो अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद करेंगे टीवी में ताकि उन्हें वैधता ना मिले। देखिए आरफा जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं कि आपने इस विषय को लिया। ये जहर सिर्फ जो परोसा जाता है इन टीवी डिबेट्स में, उत्तेजना, घृणा और चीख चीख करके हिंदुस्तान के मिजाज को तार तार करने वाली चीजें कही जाती हैं। गद्दार है तू, फलाना जयचंद है तू, नकली हिंदू है, इस तरह का विमर्श शुरू हो जाता है तो उस विमर्श का इंसान की मानसिक परिस्थितियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बुरा भी असर पड़ता है, समाज पे तो पड़ता ही। आप देख लीजिए कि बीते कुछ वर्षों में हमारे समाज का विमर्श कहां से कहां चला गया। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि कबीर अगर आकर के कुछ लिख दें तो लिंच कर देंगे लोग उनको। एक निश्चय करना होगा, वो निश्चय ये करना होगा कि इस प्रकार के विमर्श से व्यक्ति और समूह दोनों का नुकसान होता है। टेलीविजन चैनल्स जो इसमें इस व्यवसाय में लगे हुए हैं कि नफरत और घृणा की फसल प्रति शाम बोई जाए, वो करेंगे या ना करें, लेकिन मैं समझता हूं समाज को सोचना होगा। तो ये वक्त आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये निर्णय लें कि इस तरह के किसी भी विमर्श के हम हिस्सा नहीं बनेंगे। इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं, लोगों के बीच जाइए, उनसे सीधे संवाद करिए। मैंने खुद 2-2.5 वर्षों में इन प्लेटफॉर्म्स पे जाना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि एक वक्त ऐसा है कि देश के मेंटल हेल्थ के लिए भी और अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी इस तरह की बहसों से जितना आप दूर रहेंगे, मैं समझता हूं सुकून में रहेंगे, और देश भी शायद अब इस तरह का विमर्श नहीं चाहता है। सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके, जिसमें भाई से भाई को लड़वाया जा सके, जिससे समाज के बीच में वैमनस्य पैदा हो सके। उस टाइटल में बिना डिबेट के ही सत्ताधारी दल को विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे ही डिबेट चालू होती है
तो सारे सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछे जाते हैं, जो 6 साल से अधिक समय से देश में राज कर रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं होता है। जब सत्ताधारी दल के लोग हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारे माता पिता के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे धर्म के लिए ओछा बोलते हैं, हमारे पहनावे पे ओछी बातें करते हैं, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक के लिए ओछी बातें करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। पहली बात तो हमें वापस जवाब देने का समय ही नहीं, पर्याप्त समय ही नहीं दिया जाता है, और अगर पर्याप्त समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज को धीमे कर दिया जाता है। अगर आवाज धीमे नहीं की जाती है तो अचानक से ब्रेक लेने का याद आ जाता है। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क टूट जाता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने हमको हमारा संविधान दिया था? आप सोचिएगा साथियों। और अब वो कुछ सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह है आप इन चैनलों को क्यों देखते हैं? क्या इन चैनलों से आपको सूचना मिलती है या फिर आप पहले से ज़्यादा और गैर सूचित हो जाते हैं और मिस इन्फॉर्म्ड या डिसइन्फॉर्म्ड हो जाते हैं? अपने आप से पूछिए, आज मुझे भी मत बताइए, लेकिन पूछिए अपने आप से कि आखिर आप इन टीवी डिबेट्स को क्यों देखते हैं। दूसरा मेरा सवाल कि क्या जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है इन टीवी चैनलों पर, क्या उसी भाषा का इस्तेमाल आप अपने घर में करते हैं? क्या ये आपकी परिवार की संस्कृति है? क्या ये आपके देश की, हमारे देश की, भारत की संस्कृति है? क्या भारत की संस्कृति में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा ये भाषा होनी चाहिए? तीसरा अहम सवाल, क्या आप अपने बच्चों को इसी तरह की परवरिश देना चाहते हैं? यही संस्कार आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि टीवी एंकरों की तरह या जो टीवी के गेस्ट जो आते हैं वहाँ पर, उनकी तरह आपके बच्चे बातचीत करें या उसी एक संस्कृति का, एक कल्चर का हिस्सा बने? चौथा सवाल कि क्या आप एक गैर लोकतांत्रिक तानाशाही समाज में रहना चाहते हैं? क्योंकि ये डिबेट्स हमें उसी तरफ ले जा रही हैं कि क्या आप गैर लोकतांत्रिक तानाशाही हिंसक समाज में रहना चाहते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी से नफरत करे, दोस्त दोस्त से नफरत करे और आप अनजान लोगों से भी नफरत करें क्योंकि आपको नफरत करना सिखाया जा रहा है? क्या ऐसा ही समाज आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं? क्या इसी तरह का भारत आप छोड़ना चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए? और सबसे आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो ताकत आपके पास है, जो रिमोट कंट्रोल आपके पास है, देखने ना देखने की जो ताकत है आपके पास, क्या इस्तेमाल आप इसका करेंगे अपने देश को, समाज को, अपने परिवार को, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए बेहतर बनाने के लिए? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।